Hello friends, welcome to A1IS. Today we are here to discuss another important topic in पॉलिटी रिवीजन. करंट अफेयर्स को टॉपिक देखते हुए साथ में इम्पॉर्टेंट जो हम प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स. आप जब प्लेलिस्ट में जाइएगा A1IS के यूट्यूब चैनल पे तो आप देख रहे होंगे लगभग या मोर देन 20 वीडियोस वी हैड कंप्लीट इन एवरी सेक्शन और सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को भी डिस्कस किया है. तो आज जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज आल्सो इन द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जब पार्लियामेंट जब संविधान लिखा जा रहा था तो जो हमारे फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उनको पता था कि इंडिया इज ए डाइवर्सिफाइड कंट्री. समय के साथ हमें संविधान में अमेंड करना ही पड़ेगा. फॉर दैट रीजन उन्होंने आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने प्रोवाइड किया. क्योंकि इसलिए हम इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं. अपने जरूरत के हिसाब से द डिमांड ऑफ द पीपल, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जरूरत के हिसाब से हम इसे अमेंड कर सकते. तो आपने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ा होगा एंड थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम इसे सारे टॉपिक को कंसेप्ट को क्लियर करेंगे. तो आर्टिकल 368 ये एक इंपॉर्टेंट पावर दिया गया है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट भी आया है. लैंडमार्क जजमेंट जो ये कहता है थ्रू द केशवानंद भारती केस कि आप पार्लियामेंट इज द सुप्रीम ऑथोरिटी, एक सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है. आप किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं बट यू कैन नॉट अल्टर अमेंड बेसिक स्ट्रक्चर. और यहीं से एक इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन निकल के आया था, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. तो आर्टिकल 368 हमें ये पावर दे रहा है, पार्लियामेंट को ये पावर दे रहा है कि आप किसी भी चीज को अमेंड कर सकते हैं. लेकिन थ्रू द लैंडमार्क जजमेंट ये सवाल जब आया कि आप पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को अमेंड करेगा तो लेकिन वहां पे एक कंडीशन लगाया गया, नॉट बेसिक स्ट्रक्चर. तो ये सब जो बेसिक चीज है जो हमें पता होना चाहिए व्हेन वी डील अबाउट आर्टिकल 368. अब आपको भी पता है जब हम पार्लियामेंट को अमेंड करते हैं तो वहां पे कैसे प्रोसीजर्स दिया गया, क्या क्या प्रोविजन किया है. हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ाया था द टाइप्स ऑफ मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, जहां सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी में भी 3-4 टाइप्स थे, उसको डिस्कस किया था. वो सारे मेजोरिटी प्ले क्रिटिकल रोल व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल 368. स्पेशल मेजोरिटी में आप किसी भी पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर रहे हैं तो वहां पे स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा. फिर एक जगह पे स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए. तो ये सब जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं दैट डील्स अंडर द आर्टिकल 368. और पावर किसे दिया गया? सुप्रीम बॉडी जो लेजिस्लेटिव का है, पार्लियामेंट. और क्या अमेंड नहीं कर सकते? द बेसिक स्ट्रक्चर. तो आर्टिकल 368 इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाता है. अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, एवरी क्वेश्चन और चीज कंसेप्ट भी को समझेंगे. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मैंने अभी बताया ये स्टेटमेंट एकदम सही है, किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं. द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इलेक्टेड बाय द पीपल, ये भी मैंने अभी स्टेटमेंट बताया. तो अगर इसको आप असर्शन रीजन को देखेंगे, बोथ ए आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. इसलिए पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है क्योंकि पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव ऑथोरिटी जो इलेक्टेड बाय द पीपल्स. हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स वहां बैठते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल्स ऑफ इंडिया. वो किसी भी चीज पे कानून ला सकते हैं या संविधान को अमेंड कर सकते हैं. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाय द स्पेशल मेजोरिटी. तो हमने बताया था ऑर्डिनरी बिल इज पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी.
प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये कंसेप्ट भी बताया था, आप नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लीज जाके हमारे प्ले लिस्ट में मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, मेजोरिटी इज इन द पार्लियामेंट, बिल कैसे लॉ बनता है, उस बीच में कैसे मेजोरिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो। जब हम मनी बिल की बात करते हैं तो मनी बिल एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि, लेकिन ये पावर लोकसभा को दिया गया है। फाइनेंस बिल में भी एक इंपॉर्टेंट लोकसभा। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इट मींस दैट ईच हाउस के द्वारा पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। अब ये डिपेंड करता है कि बिल जो है अमेंडमेंट बिल ना है वो नॉर्मल अमेंडमेंट बिल है या वो फेडरल स्ट्रक्चर को कुछ चेंज कर रहा है। अगर वो फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है तब हम यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 यूज करेंगे, जहां पे मोर देन 50% ऑफ स्टेट्स रेटिफिकेशन नीडेड, रेटिफिकेशन needed. So this all concept was explained in the previous video, majority of the parliament. Moving forward, Indian constitution can be amended under the provision of article 368. अगर आप बाकी आर्टिकल को भी देखेंगे तो इस सब के भी क्लास हमने कवर किया। आर्टिकल 368 में क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, 352 में नेशनल इमरजेंसी एंड 356 में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर फेल हो तब हम प्रेसिडेंट रूल लाते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट, वी हैड डिस्कस एवरीथिंग। विच आर्टिकल, अगेन द क्वेश्चन इज द सेम, 368। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय इनिशिएटेड, तो हमने बताया था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम बॉडी है। अब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा तो वी नो दैट पार्लियामेंट है 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो जब भी संवैधानिक बिल आएगा तो वो दोनों हाउसेस में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, आइदर इन द राज्यसभा और आइदर इन द लोकसभा, एंड बोथ हाउसेस पास दिस बिल विद द स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। तो ये सब चीज अगर आप समझे हुए हैं तो कोई भी सवाल आपसे मिस नहीं होगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने बेसिक कंसेप्ट समझा। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी हम संवैधानिक बिल को कहेंगे वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर में। वो कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर होना चाहिए, वो इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो। ओके, तो आंसर विल बी आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। Under the provision of Article 368(2) of the Constitution of India, if a bill comes to Rajasthan Legislative Assembly after passing by a Parliament of India for resolution to rectify, then a resolution passed by Assembly, resolution can be rejected by Assembly, no amendment shall be proposed। तो ऑप्शन की अगर वो पास भी कर सकती है क्योंकि हमें रेटिफिकेशन चाहिए। क्यों रेटिफिकेशन चाहिए? देयर इज सम चेंज इन द फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर। दूसरा, रिजोल्यूशन कैन बी रिजेक्टेड बाय, अगर चाहे तो राजस्थान बिल असेंबली पास ना करे, एंड नो अमेंडमेंट। तो आंसर विल बी डी, ए बी सी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, according to the Indian Constitution, the constitutional amendment of the following topic require consent of the at least half of the state legislature। तो मैंने अभी आपको बताया फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये होगा तो स्टेट्स का रेटिफिकेशन हमें चाहिए। राइट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगेन दिस इज द इंपॉर्टेंट, इसके लिए भी हमें स्टेट्स का राइट्स रेटिफिकेशन चाहिए। प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके लिए भी हमें चाहिए। तो आंसर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, जब हम फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स की बात करते हैं, दिस विल नॉट कम अंडर द आर्टिकल 368, ये आर्टिकल 368 के स्कोप से बाहर है। तो स्टेटमेंट 4 इज रॉन्ग, तो ये इसमें 4 है, ये 4 है, तो आंसर विल बी है। ये भी एक एलिमिनेशन मेथड से आप आंसर को लिख सकते हैं। तो मैंने हर बार बता रहा हूँ फेडरल स्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा, वहाँ स्टेट का रेटिफिकेशन है, उसमें बहुत सारे प्रावधान है, राज्यसभा का प्रेसिडेंट को लेकर, कोई भी फिनेंशियल को लेकर, तो यहाँ पे हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are the matters on which constitutional amendment is possible only with the ratification? Again question regarding the ratification,
कि हम संविधान को अमेंड करना चाहते हैं और वहां पे हमें स्टेट से भी कंसेंट चाहिए, रेटिफिकेशन चाहिए। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मैंने अभी कहा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा के चेंजेस को अगर हम बात करेंगे यहाँ भी स्टेट्स का वो चाहिए। एनी लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, अगेन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर। एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, देयर इज नो नीड ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल। और ये जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं है तो हमें स्टेट्स हो या ना हो अभी कोई लेना देना नहीं है। आंसर विल बी 1 2 3। ओके, तो ये सारे प्रोविजंस आपको पता होना चाहिए कि स्टेट्स का रेटिफिकेशन किस किस कैटेगरी में किस टाइप में आता है। एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल इन द लोकसभा। रॉन्ग, किसी भी हाउसेस में, एनी हाउसेस। ये स्टेटमेंट तो गलत है। इफ सच एन अमेंडमेंट सिक्स टू मेक चेंजेस इन द फेडरल कैरेक्टर, अगेन फेडरल कैरेक्टर याद रखिएगा दिस पॉइंट। The Constitution amendment also requires the ratified by the legislature. देखिए, requires to the ratified by the all states नहीं, only more than 50%। तो अगर हम मानकर चले 28 स्टेट्स है भारत में, तो हमें ऑलमोस्ट 15 स्टेट से रेटिफिकेशन चाहिए। अगर हम कोई फेडरल स्ट्रक्चर में चेंजेस करते हैं तो 15 स्टेट अगर पास कर देती है, इट मींस दैट रेटिफाइड बाय द स्टेट, नॉट ऑल द स्टेट्स। तो यहां पे कभी कभी स्टेटमेंट्स फंसाता है, उस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। तो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो रॉन्ग एंड आंसर विल बी नाइदर 1 और 2, ऑप्शन डी। देखिए, आईएएस 2013 में सवाल पूछा गया। आईएएस के सवाल में स्टेटमेंट्स बहुत मायने रखते हैं। ऑन, ऑफ, और, एंड, नॉट, मैंडेटरी ऐसे टर्म्स यूज करते हैं जो लगता है कि बड़ा इजी सवाल है, लेकिन उस स्टेटमेंट में से फंस जाते हैं। Which is unmatched in the context of the constitutional extension of executive powers of center and state, Supreme Court and High Court, election of the president, qualification of the president, ये amendment से कोई लेना देना नहीं। Condition of the office of the president, condition of the office of the president कोई लेना देना नहीं amendment bill से। Tenure of the president, distribution of legislative power, again this is on the federal structure। Answer will be पूछ रहा है unmatched, answer will be 4 5 6, 4 5 6, answer will be D। Which of the following constitution amendment was the first constitution amendment which was ratified by state legislature according to the requirement provision of article 368 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में स्टेट्स का रेटिफिकेशन नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हमने 9th शेड्यूल एंट्री किया था। देयर इज नो नीड ऑफ एनी स्टेट्स रेटिफिकेशन, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं था। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी कोई हमें लेना देना नहीं था, दिस इज नॉट एनी फेडरल स्ट्रक्चर यहाँ पे रिक्वायर था। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसलिए है, आंसर विल बी सी, थर्ड, क्योंकि थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द फर्स्ट रेटिफाई, क्योंकि अमेंडमेंट री एंट्री ऑफ कंकरेंट। तो जब भी लिस्ट में कोई एंट्री होगा या एंट्री को रिमूव किया जाएगा, देयर विल बी कंसेंट ऑफ स्टेट्स। तो जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 33 एंट्री कंकरेंट लिस्ट में लाया गया था। तो फॉर दैट रीजन ये हमें स्टेट से रेटिफिकेशन चाहिए। आंसर विल बी सी। If a event of the upper house rejecting a constitutional amendment bill passed by lower house, the bill has to be dropped, a joint sitting, there is no joint sitting, not any joint sitting when we talk about the constitutional amendment bill। याद रखिएगा, joint sitting संवैधानिक बिल में नहीं होता है, दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना। तो ज्वाइंट सिटिंग्स में भी फॉर द ऑर्डिनरी बिल जो इंडिया नेशनल इंपॉर्टेंस में बहुत जरूरी है, तो उसके लिए ज्वाइंट सीटिंग हो। ये भी स्टेटमेंट गलत है। ए बिल शैल बी डीम्ड टू बी पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इफ द लोकसभा पासेस, ये भी स्टेटमेंट गलत है, दोनों हाउस से स्पेशल मेजोरिटी। बिल बी पास्ड बाय बोथ हाउस एंड दिस स्टेटमेंट। तो आंसर विल बी, अगर अपर हाउस में ये बिल रिजेक्ट हो जाता है तो इट मींस दैट नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दोनों हाउस से पास कर रहा है। मैं बार बार यही चीज आपको समझा रहा हूं, याद रखना है आपको। ए बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड ए प्रायर रिकमेंडेशन
of India. When a constitution amendment bill is presented into the President of India, it is obligatory President to give his or assent. A constitution amendment bill must be passed by both Lok Sabha and Rajya Sabha by a special majority and there is no provision for joint sitting. देखिए पहला स्टेटमेंट तो सीधे गलत है, क्योंकि जब अभी हम संवैधानिक बिल इंट्रोड्यूस करते हैं एनी हाउसेस, देयर इज नो नीड ऑफ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट. प्रायर रिकमेंडेशन कब होता है? जब हम कोई नया स्टेट्स फॉर्म करते हैं या कोई अल्टर करते हैं, वहां पे हमें प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट का. बट लेकिन देयर इज नो नीड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. तो स्टेटमेंट 1 तो गलत हो जाएगा. When a constitution amendment bill, अगर कोई संवैधानिक बिल इंट्रोड्यूस होता है, दोनों हाउस से पास हो जाता है, इट इज ओब्लिगेटरी. वो भी एक अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था कि प्रेसिडेंट को उसे एसेंट देना होगा. इट इज ओब्लिगेटरी. प्रेसिडेंट कैन नॉट यूज देयर डिस्क्रिशनरी पावर हेयर रिगार्डिंग द संवैधानिक और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल. और यहाँ पे वो वीटो पावर भी यूज नहीं कर सकते. तो स्टेटमेंट 2 इज द राइट. एक constitution amendment bill must be passed जो बताया and there is no provision of joint sitting. Again statement 3 is right. याद रखिएगा, IS 2022 में पूछा गया. आंसर will be 2 and 3. Consider the following statement regarding the constitutional amendment. Article 368. Two methods of constitutional amendment are mentioned. This is the right. स्टेटमेंट गलत है. मैंने पहले कहा कि दोनों हाउसेस में, तो इससे स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ऑन क्वेश्चन कैन बी समन्ड. दिस इज रॉन्ग. देयर इज नो कैन बी समन्ड, नो जॉइंट सिटिंग. प्रेसिडेंट कैन नॉट वीटो ए कॉन्स्टिट्यूशनल. मैंने अभी बताया यहाँ पे वो डिस्क्रिशनरी पावर यूज नहीं कर सकते, वीटो पावर यूज नहीं कर सकते. प्रेसिडेंट उनको ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है कि वो बिल को पास करे. तो आंसर विल बी 1 and 4. तो 1 and 4 B. President power to a veto bill for an amendment of the constitution has been taken away by, मैंने कहा भी assent under the 24th. इससे पहले 24th अमेंडमेंट एक्ट से पहले प्रेसिडेंट चाहे तो वीटो पावर यूज कर सकती थी और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को एसेंट नहीं देती. लेकिन 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये डाला गया, ऑब्लिगेटरी किया गया, मैंडेटरी किया गया कि प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को एसेंट देना ही होगा. तो थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया. याद रखिएगा. Which of the following statement is current regarding the Article 368 of the Constitution of India? Article 368 was amended by the 24th Constitution Act 1971. Article 368 enacted by the 101st Constitution Amendment Act 2016. तो मैंने अभी बताया था 24th and answer will be which of the current regarding Article 368. Answer will be C, both 1 and 2. When was the first bill for the amendment of Indian Constitution? 1951. One of the important case आया था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर, जमींदारी एक्ट को लेकर. तो वहां पे शेड्यूल 9 इंट्रोड्यूस किया गया था थ्रू द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. आंसर विल बी 1951. 9th शेड्यूल वाज एडेड. देखिए वेयर एडेड. फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विल पास इन द 1950 रिलेटेड टू द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री. नहीं. प्राइम मिनिस्टर रॉन्ग. प्रोटेक्शन ऑफ एग्रियन रिफॉर्म्स मैंने कहा था, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जमींदारी सिस्टम, बहुत फेमस केस है जमींदारी सिस्टम को लेकर, एग्रियन रिफॉर्म्स को लेकर. और वहां पे 9th शेड्यूल लाया गया था टू स्कीप फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल ओके, यहीं पे शेड्यूल 9 लाया गया था. शेड्यूल 9 introduced through the first Constitutional Amendment Act in 1951. 9th schedule of the Indian Constitution added by the First Amendment Act 1951. Again the question is the 9th. सेम है जो अभी हमने डिस्कस किया.
In India, which of the following constitutional amendment was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of the fundamental right? तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था, एक केस था, एक अभी इस चीज को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन ही कर दें। भारत में आफ्टर द इंडिपेंडेंस अब ये देखा गया वी हैव टू मूव टू द इगलिटेरियन सोसाइटी, जिसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्रेरियन रिफॉर्म्स करने थे। एग्रेरियन रिफॉर्म्स करने थे बेसिकली टू एबोलिश द जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम, लैंड को रिफॉर्म करना था। अब उसके लिए जो भी कानून लॉज लाया जाता था पार्लियामेंट में, पीपल मूव टू द पीपल्स ऑफ इंडिया मूव टू द सुप्रीम कोर्ट और कहते थे कि इस लॉ, जो भी लॉ उस समय आ रहा था, इज कटलिंग देयर फंडामेंटल राइट्स, जिसके कारण कोई भी रिफॉर्म्स नहीं हो पा रहा था। तो जो जमींदारी सिस्टम और एग्रेरियन रिफॉर्म्स थे, वहां पे जो लॉ था वो क्लैश हो रहा था फंडामेंटल राइट्स के साथ। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, उस समय वो फंडामेंटल राइट्स था, राइट टू प्रॉपर्टी। अब इसके कारण गवर्नमेंट कोई रिफॉर्म्स नहीं कर रही थी, तो ये गवर्नमेंट के लिए बड़ा परेशानी था। फॉर दैट रीजन टू स्कीप द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जुडिशियल ओवर रिव्यू, उन्होंने 9th शेड्यूल लाया और वहाँ की कोई भी लॉ आएगा जो हम 9th शेड्यूल में लाएंगे वो इंटरप्रिटेशन से, जुडिशियल ओवर रिव्यू के इंटरप्रिटेशन से बच जाएगी। तो ये बैकग्राउंड था रिगार्डिंग द 9th शेड्यूल जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में आया, याद रखिएगा। शंकरी प्रसाद सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक इंपॉर्टेंट केस है। एज ऑफ ए जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया shall be determined by such authority and in such manner the parliament by laws provided inserted in the 5th constitution amendment। ये एक इंपॉर्टेंट एक्ट था 1963 में जो एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को लेकर चर्चा की थी। When was the special rights and privacy purse enjoyed by the Indian princely states was abolished? 1971 under the Indira Gandhi tenure। इंदिरा गांधी टेन्योर, जो राजा महाराजा वाला जो प्रथा था उस तरीके से एबोलिश कर दिया गया था। अब ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जिसको आपको मैच द फॉलोइंग करना। 52nd अमेंडमेंट एक्ट एंटी डिफेक्शन लॉ, 13th अमेंडमेंट एक्ट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स नागालैंड, 18th अमेंडमेंट एक्ट स्टेट को एक तरीके से क्लियर डिफिनेशन किया गया था, एंड द 39th अमेंडमेंट एक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, स्पीकर एंड मिनिस्टर कैन नॉट बी चैलेंज। तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट जो आपको मैच द फॉलोइंग करना है। एंटी डिफेक्शन लॉ आया था 10th शेड्यूल, जिसमें द इंपॉर्टेंट एंड दल बदलू कानून को लेकर एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट लाया गया था जिसे बोलते हैं 10th शेड्यूल के अंदर दल बदलू कानून। एक इंपॉर्टेंट फ्रेज यूज किया जाता है आया राम गया राम, क्योंकि एक दिन में ही हरियाणा के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक दिन में ही 3 से 4 बार पार्टी चेंज किया। तो ये फ्रेज वहीं से निकल कर आया था आया राम क्योंकि उनका राम ही नाम था, आया राम गया राम, जिसको लेकर राजीव गांधी गवर्नमेंट ने दिस 52 अमेंडमेंट एक्ट लाया था जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया था अंडर द 10th शेड्यूल। ओके, अगेन मैच द फॉलोइंग। कर्टेल ऑफ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, curtailment of the power of judicial review। 38th एबोलिशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट, ये भी का आपको पता। 44th तो मैंने अभी बताया था 44th। तो ऐसे करके आपको मैच द फॉलोइंग करना। 61st एडिशन ऑफ द वर्ड सेकुलर, 42nd। तो ये बहुत बेसिक है लेकिन आपको सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पता होना चाहिए। 61st में हम क्या बात कर रहे हैं, लोअरिंग ऑफ वोटिंग एज 18 से घटाकर 21 किया गया। 42वां में प्रियम्बल में अमेंड किया गया और कुछ नए वर्ड्स जोड़े गए थे जैसे सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। फिर 38th अमेंडमेंट एक्ट में जुडिशियल रिव्यू को लेकर बात किया गया था। एंड द लास्ट और 44th राइट टू प्रॉपर्टी बिकेम द इंपॉर्टेंट लीगल राइट, उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। अगेन मैच द फॉलोइंग। द 69th अमेंडमेंट एक्ट, 69th अमेंडमेंट एक्ट किसके लिए आया था, अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल दिल्ली। तो ए का 5 होगा, दिस वन इज ऑल्सो
75th अमेंडमेंट एक्ट, 75th अमेंडमेंट एक्ट किसके लिए आया था? स्टेट लेवल। उसके बाद 85th, तो दिस ऑल द इंपॉर्टेंट जिसको आपको मैच द फॉलोइंग करना है। आंसर विल बी बी का 1। दिस इज द इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार देखना, आपने सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पढ़े। दिस ऑल आर द बेसिक। टोटल 106 अमेंडमेंट में कम से कम आपको 50 प्लस अमेंडमेंट याद रखने हैं। मोर देन 50 टू 60 अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है, जो उससे प्रीवियस ईयर में भी आए हैं और आने वाले समय में उस पर सवाल बन सकता है। Which of the following constitutional amendment related to fundamental duties? अभी मैंने बताया था 42वां में सोहान सिंह कमेटी के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था अंडर द पार्ट 4A। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डीलिंग विद द 99th? इसको बाद में इसको नल एंड वॉइड कर दिया गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगता था दिस जुडिशरी प्रोसीजर जो है NGAC इज अल्टरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, जहां जुडिशरी और एक्सिक्यूटिव को अलग अलग रखने की बात की गई थी। पर NGAC का जब आप वो पढ़िएगा स्ट्रक्चर, उसमें एग्जीक्यूटिव भी साथ में बैठे थे और जुडिशरी डिसाइड कि कौन जज बनेगा, जो कॉलेजियम सिस्टम को एक तरीके से रिमूव करने की बात की गई। पर जब सुप्रीम कोर्ट के पास गया ऑन द प्रोसीजर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, उनको लगा दिस इज द अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इसको नल एंड वॉइड कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया। So this is all about the important discussion regarding the constitutional amendment. हमने सारे बेसिक कंसेप्ट को भी समझा एंड वी हैड डील इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऐसे करके आप सारे हमने घटना चक्र जितने इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसको डिस्कस कर रहे हैं और सारे कंसेप्ट का पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में अगेन वी विल कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और फिर प्रीवियस ईयर को। तब तक आप अच्छे से पढ़िए। जो मेजोरिटी पार्लियामेंट वाला टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा, उसका वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में रखा हुआ, आप उसको जाकर पढ़िए एंड टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट मेजोरिटीज इन द पार्लियामेंट। क्योंकि लॉ जब बनता है, कोई भी लॉज जब बनते हैं, कोई लॉ इंट्रोड्यूस होता है, कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है, जब लॉ वो बनता है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेजोरिटीज। उसी में हमें पढ़ना है देयर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, सिंपल, स्पेशल, एब्सोल्यूट, कितने इफेक्टिव मेजोरिटी, कितने टाइप के मेजोरिटी। हमारा एक वीडियो होगा A1 IAS के चैनल पे, प्लीज जाकर उसको जाकर देखिए। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप बहुत आसानी से मेजोरिटीज इन पार्लियामेंट बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।